तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अकबर की कॉन्क्वेस्ट पॉलिसीज के बारे में ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया की तरफ। यानी कि वेस्टर्न इंडिया में आपका पड़ जाएगा गुजरात, और ईस्टर्न इंडिया में आपके एरियाज जो दो रीजन्स जो पड़ेंगे वो पड़ेंगे आपके बिहार और बंगाल। ठीक है। तो गुजरात जो है, गुजरात बिल्कुल चरमराया हुआ था जब से बहादुर शाह की वहां पर डेथ हुई थी। मोरोवर मिर्जास हु हैड फेल्ड इन द रेबिलियन नियर दिल्ली, उन्होंने गुजरात में शरण ले ली थी। मिर्जास आपको याद होंगे, जो कि अकबर का एक भाई था, जिसको जो हाफ ब्रदर था, अफगान, जिसको गद्दी पर बिठाना चाहते थे और शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल उसको दे दिया था। उसकी जो फोर्सेस थी, जो अफगान उसके जो सपोर्टर्स थे, उनको अकबर ने हराया था। उनको मिर्जास यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है। अकबर जो है, अकबर वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर सच अ रिच प्रोविंस टू बिकम अ राइवल सेंटर ऑफ पावर। गुजरात की बात हो रही है यहां पर। ठीक है। तो 1572 में अकबर जो है, अकबर एडवांस ऑन अहमदाबाद वाया अजमेर, यानी कि राजस्थान के रास्ते से घुसा अजमेर में, मतलब अजमेर से होते हुए अहमदाबाद में, गुजरात में, एंड डिफीटेड गुजरात रूलर मुजफ्फर शाह। और ज्यादा उसको किसी चुनौती का सामना करना नहीं पड़ा मुजफ्फर शाह को स्टेप डाउन करने के लिए। अब गुजरात के ऊपर अपनी विजय की प्राप्ति का परचम लहराते हुए अकबर ने यहां पर फतेहपुर सिकरी में, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब गुजरात के ऊपर जो उसने विक्ट्री हासिल करी ओवर मुजफ्फर शाह, उसको हराया। तो इस विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने आगरा से कुछ 40 किलोमीटर दूर लगभग एक जगह है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर ने क्या बिल्ड करवाया? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सिकरी के अंदर अकबर ने बिल्ड करवाया यहां पर बुलंद दरवाजा। ये अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए ये किस चीज का इवेंट है, ये मतलब किस चीज का सिंबल है, वो इवेंट जहां पर अकबर ने किसके ऊपर विजय प्राप्त करी? गुजरात रीजन के ऊपर। किसको डिफीट कर? मुजफ्फर शाह को। ठीक है। सूरत विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, इट ऑफर्ड सम रेजिस्टेंस, बट सूरत को भी कैप्चर कर लिया गया। यानी कि गुजरात में, अहमदाबाद में मुजफ्फर शाह को तो हराई दिया गया था। सूरत जो है वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था, सूरत का राजा, और कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रही थी अकबर को, लेकिन उसको भी अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया गया। तो कुछ ही समय के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपलिटीज ऑफ गुजरात दे वर ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल। अकबर जो है, इसने गुजरात को ऑर्गेनाइज करा एक प्रोविंस में एंड प्लेस्ड इट अंडर मिर्जा अजीज कोका, और दोबारा अपनी कैपिटल लौट गया। लेकिन 6 महीने के बाद बड़े सारे रेबलियस ग्रुप जो है वो एक साथ आते हैं अंडर इख्तियार उल मुल्क एंड मोहम्मद हुसैन मिर्जा, एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल रूल। तो इसके तहत मुगल गवर्नर जो है, ही हैड टू सीड अ लार्ज नंबर ऑफ टेरिटरीज। इस खबर को सुनते ही अकबर जो है आगरा से निकला बहुत ही जल्दबाजी में। उस टाइम पर आगरा को इसने अपनी कैपिटल बनाया हुआ था, along with few soldiers and managed to reach अहमदाबाद in just 10 days। इसने फटाफट से वहां पर रेबिलियन को सप्रेस करा 1573 सी में। एंड आफ्टर दिस अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स बंगाल। यानी कि गुजरात में सारी चीजों को, सारे पहलुओं को, सारे रूलर्स को शांत करने के बाद भी रेबिलियन जब दोबारा हुआ, अकबर ने फाइनल रेबिलियन को शांत करा 1573 में। अब वो ईस्ट साइड की तरफ जाएगा, बिहार से होते हुए। पहले बिहार में कुछ लफड़े होंगे, उसके बाद बंगाल को देखेगा। तो हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड की तरफ, बिहार एंड बंगाल। अफगान जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था बाबर के टाइम से ही, वो यूपी, बिहार और बंगाल रीजन को डोमिनेट कर रहे थे। यूपी वाली कहानी तो हमने देख ली थी, बंगाल और बिहार की कहानी को हम देखते हैं। तो यहां पर अफगान का डोमिनेशन अच्छा खासा था। दे ऑल्सो हैड ओवर एन ओडिशा एंड किल्ड इट्स रूलर। अफगान रूलर्स की यहां पर बात हो रही है। इंटरनल फाइट्स अफगान के बीच में चलती रहती थी। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द न्यू रूलर दाऊद खान, इसने अकबर को एक अपॉर्चुनिटी दी, जो अकबर ढूंढ रहा था बड़े टाइम से, कि कैसे कैसे ना कैसे कर कर अफगान के बीच में इंटरनल राइवलरी देखने को मिले अकबर को, और अकबर जो है वो इनको तहस नहस कर दे, इनको निश्ते नाबूद कर दे। तो 1574 की बात है, 1574 की बात है। अकबर जो है अलॉन्ग विद खाने खानन मुनायम खान ही मार्च टुवर्ड्स बिहार।
थोड़े ही समय में इसने बिहार के अंदर हाजीपुर, पटना और बंगाल के अंदर गौर किंगडम के ऊपर इसको कैप्चर कर लिया गया अकबर के द्वारा। दाऊद खान जो है he was forced to sue for peace but he soon rose in rebellion again। मतलब पहले तो वो शांति व्यवस्था की डिमांड करता है, लेकिन दोबारा वो अपना कमीनापन दिखाता है और क्या कहते हैं रेबेलियन में अगेन अकबर के अगेंस्ट वो दोबारा खड़ा हो जाता है। तो बिहार में दोनों पार्टीज के बीच में मुगल फोर्सेस और दाऊद खान की फोर्सेस के बीच में बैटल हुआ था 1576 CE में। दाऊद खान जो है ये हार गया था इस बैटल में एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द स्पॉट, इसको मार दिया गया था बिकॉज अब दूसरी बार अकबर इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। अकबर के गवर्नर्स ने और खाना मुनायम खान ने भी इसको यही बोला था। विद दिस द इंडिपेंडेंट रूल ऑफ बंगाल वॉज एंडेड। बंगाल में ये इंडिपेंडेंट तरीके से रह रहा था ना दाऊद खान, अब जो है इंडिपेंडेंट रूल वो खत्म हो गया था और ये पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा रीजन मुगल एम्पायर की छत्रछाया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। कुछ और रेबेलियंस का सामना अकबर को करना पड़ता है और उन रेबेलियंस को शांत करते हुए मुगल एम्पायर धीरे धीरे और फैलता चलेगा। तो हम बात करते हैं रेबेलियंस एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। 1580 1580 to 81 की बात है। अ सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स अरोज इन सम रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर, पर्टिकुलरली बंगाल में, बिहार में, गुजरात में और नॉर्थ वेस्ट में, फिर से कुछ सालों के बाद। जैसे कि आपने देखा था 1573 में गुजरात वाली कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन लगभग 7-8 साल के बाद दोबारा से यहां पर क्या होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अफगान्स जो हैं इनको माना गया, ये सभी की सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चुनौतियां हैं जो कि मुगल एम्पायर को सहन करने के लिए मिल रही हैं, ये उसकी जड़ है अफगान्स। सिंस दे वर ओवरथ्रोन एवरीवेयर बाय द मुगल्स, तो बार बार ये अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार ये कोलिजन फोर्सेस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके अलग अलग रीजन्स में मुगल जो गवर्नर्स हैं उनको हटाया जा सके और दोबारा अकबर के लिए या मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए एक चुनौती पैदा करी जा सके। मैं बात कर रहा हूं अफगान्स की, अफगान रूलर्स के इंटेंशंस की। अभी हालांकि रूलर्स तो रह नहीं गए थे, हमें अफगान रूलर्स इनको नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए सिर्फ अफगान फोर्सेस, अफगान नोबल्स। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अकबर की जो पॉलिसी थी, अकबर्स पॉलिसी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जागीर, इट इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द दाग सिस्टम और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ये कहां से बोरो करा गया? मुगल एम्पायर ने कहां से बोरो करा था? हमने पढ़ा भी था ये खिलजी सल्तनत से, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के सिस्टम से। दाग और चेहरा सिस्टम उसी का था। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड स्ट्रेट अकाउंटिंग ऑफ देयर इनकम वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस। मतलब अकबर, ये कहा जा रहा है अकबर ने, यानी कि मुगल एम्पायर ने अफगान फोर्सेस को जो खदेड़ फेंका, उसके पीछे ये पॉलिसीज रिस्पांसिबल थी अकबर की। जैसे जागीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा जागीर का, जागीरदारों का, तो परमानेंट रेवेन्यू आता रहेगा। और फिर ये भी देखना, आपको पता है जागीरदारों को घोड़े वगैरह मेंटेन करने पड़ते थे, उनका रेवेन्यू निकालना पड़ता था। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और कितनी इनकम कहां से आ रही है, इसका स्टेट चिट्ठा मेंटेन करके रखना। तो यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस से क्या होगा? सेना मजबूत है, घोड़े अच्छी क्वालिटी के सेना के अंदर, ऊपर से जागीरदारों से जो इनकम प्राप्त हो रही है, आपको पता है वो अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे निकाल लेंगे और बाकी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि मुगल एम्पायर को पहुंचा देंगे। लेकिन दिस क्रिएटेड, मतलब ये अकबर के लिए, मुगल एम्पायर के लिए तो अच्छी थी ये पॉलिसी, लेकिन दिस क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन एंड दिस डिसकंटेंटमेंट वाज फर्दर फैंड बाय सम रिलीजियस डिवाइन्स टू हु वर अनहैप्पी एट अकबर्स लिबरल व्यूज, कि क्यों इतनी आजादी देता है, क्यों इतने फ्रीडम की बात करता है, क्यों उसने ये जो सूबेदार हैं, ये जो लैंड रेवेन्यू जो उसका सिस्टम है, इसने यहां पर इतनी ज्यादा लिबर्टी क्यों दे रखी है, ये ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निचोड़ने के बारे में या फिर लोगों को सप्रेस करने के बारे में क्यों नहीं सोचता। एट हिज पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग द लार्ज रेवेन्यू फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड which had been obtained by them, sometimes illegally. मतलब ये अकबर की पॉलिसी ये जो थी कि वो रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट कर रहा है, ये जो कुछ रिलीजियस डिवाइन्स थे, जो जैसे उलेमास वगैरह, ये अकबर की इस पॉलिसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ड्यू टू मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय लोकल ऑफिसर्स, बंगाल एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ बिहार, वो दोबारा से रेबल फोर्सेस के हाथ में चला गया
अबे रेबल फोर्सेस किसकी छत्र छाया में थे? जो दुश्मन थे। दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ मासूम खान काबुली, मासूम खान काबुली, रोशन बेग, मिर्जा शरफुद्दीन एंड अरब बहादुर। जो शरफुद्दीन था ना, इसकी बहन का पति था, अकबर की बहन का पति था, यानी कि अकबर का बहनोई था। दे डिक्लेयर्ड अकबर्स ब्रदर मिर्जा हकीम, जो कि काबुल में था, एज देयर किंग। अकबर जो है, ही इमीडिएटली सेंड अ लार्ज फोर्स अंडर राजा टोडरमल एंड शेख फरीद बख्शी एंड सून मुगल फोर्सेस जो थे, दे वर एबल टू सक्सेसफुली क्रश द रेबिलियन इन बिहार, बंगाल एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। यानी कि देख रहे हो बार बार एक सिलसिला, देख रहे हो बार बार कि एरियाज ये मिल रहे हैं फिर छिन जा रहे हैं, फिर मिल रहे हैं फिर छिन जा रहे हैं। राजा मान सिंह और भगवान दास, दे ऑफर्ड स्टाउट डिफेंस टू मिर्जा हकीम्स अटैक ऑन लाहौर। रोक लिया इन्होंने। एंड अकबर क्राउंड हिज सक्सेस बाय मार्चिंग टू काबुल 1581 में, कि मैं काबुल तक ही पहुंच जाता हूं, देख लेता हूं मिर्जा हकीम कितनी बड़ी तोप है जो काबुल में बैठा हुआ था। द फर्स्ट टाइम एन इंडियन रूलर हैड एंटर्ड हिज दिस हिस्टोरिक टाउन। देख रहे हो अकबर का जज्बा, देख रहे हो, काबुल तक घुस गया। अकबर गेव द चार्ज ऑफ काबुल टू हिज सिस्टर बख्तुनिसा बेगम एंड लेटर ऑन राजा मान सिंह वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ काबुल एंड काबुल वॉज हैंडेड ओवर टू हिम एज जागीर। किसको दिया गया जागीर के तौर पर? राजा मान सिंह को। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं हम लोग। 1584 में अकबर को यह रियलाइज हो गया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को थोड़ा सा मुझे संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला है। काबुल तक घुस गया तो यानी कि शैनी और आगे चला गया ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, जो भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, अफगानिस्तान तक घुस गया है। अब इसको लगा कि दोबारा वहां से घुसपैठ हो सकती है। राजा मान सिंह तो गवर्नर है वहां पर, लेकिन वो देख लेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को और अच्छे से गार्ड करने की जरूरत है। गवर्नर का कहीं को मर्डर ना हो जाए, दोबारा से फोर्सेस इन्वेड ना कर जाए। ठीक है, अभी अभी मैंने मिर्जा हकीम को हटाया, यहां से मारा है। ठीक है, और मिर्जा हकीम कौन था? इसका हाफ ब्रदर था, और इसके जो बहनोई था, और उसके साथ जो इनकी अलायंसेस थी, मासूम काबुली खान की, रोशन बेग की बहनोई का नाम था मिर्जा शरफुद्दीन एंड अरब बहादुर। ये तो मिर्जा हकीम को ही मानते थे अपना राजा, शहनशाह हिंदुस्तान। तो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट की तरफ अकबर की निगाह 1584 की बात है। इन 1584 हेरिडिटरी एनिमी ऑफ द मुगल्स अब्दुल्ला खान उज्बेक, मतलब शुरुआती दिनों से इनका खानदान जो था, अब्दुल्ला खान उज्बेक का जो खानदान था, वो शुरू से मुगलों का दुश्मन रहा है। दे ओवर एंड बदख्शान विच वॉज बींग रूल्ड बाय, ये रीजन का नाम है बदख्शान, विच वॉज बींग रूल्ड बाय तिमरुत प्रिंसेस एंड इट पोज्ड अ डेंजर टू काबुल टू। बोथ मिर्जा हकीम एंड तिमरुत प्रिंसेस, ये जो थे, दे वर आउटस्टेड फ्रॉम द बदख्शान, नाउ अपील टू अकबर फॉर हेल्प। देख रहे हो पहले कैसा एटीट्यूड दिखा रहा था, अब इसने मिर्जा हकीम क्या बोल रहा है अकबर को, और दूसरे तिमरुत प्रिंसेस क्या बोल रहे हैं, हमारी मदद कर दो। अकबर इमीडिएटली ऑर्डर्ड मान सिंह कि तुम काबुल तक जाओ, वो वहां पर वैसे भी गवर्नर था, एंड ही हिमसेल्फ मूव टू अटोक ऑन द रिवर इंडस। अकबर खुद गया वहां तक। तो इन ऑर्डर टू ब्लॉक ऑल रोड्स टू द उज्बेक्स, ही सेंड एक्सपीडिशंस अगेंस्ट कश्मीर 1586 में एंड अगेंस्ट बलूचिस्तान। पूरा का पूरा जो कश्मीर था, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ लद्दाख एंड बल्तिस्तान, जिसको बोला जाता है ना आज के समय में, आपने सुना होगा गिलजित बल्तिस्तान वाला एरिया, इंक्लूडिंग तिब्बत खुर्द एंड बुजुर्ग, वही बल्तिस्तान के एरिया का नाम है। इसको कहीं से भी चाइना वाले तिब्बत से कनेक्ट मत कर देना, ये नाम है एक एरिया का, यहाँ पर इलाके का, तिब्बत खुर्द एंड बुजुर्ग। इट केम अंडर मुगल डोमिनेशन। एक्सपीडिशंस वर ऑल्सो सेंट टू क्लियर द खैबर पास, जिसको ब्लॉक कर रखा था बाय रेबेलियस ट्राइब्समैन ऑफ रोशनाई। रोशनाई एक ट्राइबल ग्रुप था, और वो मतलब वही रास्ते में जो भी माल आता था उसका लूटपाट करके अपना गुजारा करते थे। रोशनाई वॉज अ सेट हैविंग अ लार्ज फॉलोइंग विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय अ सोल्जर कॉल्ड एज पीर रोशनाई। लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप था ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर, आपको पता ही है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो ट्राइबल ग्रुप्स रह चुके हैं, वो झिंगलाला हू वाले ट्राइबल ग्रुप्स नहीं रहते हैं इतिहास में, वो बड़े खतरनाक होते हैं। याद है एशियन इंडियन हिस्ट्री, स्काइथियंस, पार्थियंस, बैट्रियंस, सेम ऐसे ही था ये इनका ग्रुप। इसका जो बेटा था पीर रोशनाई का, जलाल रोशनाई, ही वॉज द हेड ऑफ द सेट। अकबर गेव द ड्यूटी ऑफ सप्रेसिंग द रोशनाइज टू जैन खान, कि तुम रोशनाइज क्या, रोशनाई देते ट्राइबल ग्रुप की इन आवाजों को बुलंद होने से रोको, इनको सप्रेस करो। अलॉन्ग विद सैयद खान घाकर एंड राजा बीरबर, याद है इसका नवरत्न,
तो इन वन ऑफ हिज एक्सपीडिशंस अकबर का ये जो फेवरेट पर्सन था अपने नवरत्नों में से राजा बीरबल, ये मर जाता है। अकबर ने इसके बाद जिम्मेदारी दी राजा टोडरमल को एंड राजा मानसिंह को कि तुम रेबेलियन को सप्रेस करो एंड दे फोर्स द रोशनाइज टू समिट। मैंने आपको टोडरमल दिखाया था ना जो अकबर मूवी में, उसके कोर्ट में खड़ा रहता है। 1590 की बात है। अकबर अपॉइंटेड खाने खानान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम एक और ट्राइब जो सिंध रीजन में आतंक फैला रहे हैं, बिलोचीस, तुम उनको शांत करो और पूरे के पूरे मुल्तान रीजन को कॉन्कर करो। फाइनली 5 साल लगे, लेकिन फाइनली 1595 में 1595 में मुगल सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश ओवर द नॉर्थ वेस्ट रीजन। इनफैक्ट अकबर स्टेड एट लाहौर टिल 1598 CE when the death of Abdullah Uzbek finally removed the threat of Uzbeks। नॉर्थ वेस्ट एम्पायर जिस तरीके से नॉर्थ वेस्ट रीजन जिस तरीके से कंसोलिडेट हुआ एंड अकबर ने जिस तरीके से एम्पायर को टूटने से, चरमराने से रोक लिया, ये अकबर के 2 मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना और फिक्सिंग द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर। ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन रीजन की अब हम बात करते हैं। तो आफ्टर सेटलिंग द अफेयर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स द अफेयर्स ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। 1592 में मुगल मनसबदार जो था राजा मानसिंह, ये जो इलाके थे उड़ीसा, कूच बिहार, पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल इंक्लूडिंग डक्का, मुगल रूल के अंतर्गत ले आया। वो मिर्जा अजीज कोका जो कि फॉस्टर ब्रदर था अकबर का, ही कॉन्कर्ड कथियावार इन द वेस्ट। 1591 में अकबर ने एग्रेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी टुवर्ड्स डेक्कन रीजन्स और से एक्सपीडिशन भेजी अपनी अहमदाबाद में अंडर द कमांड ऑफ प्रिंस मुराद एंड अब्दुल रहीम खाने खानन। 1595 में मुगल फोर्सेस ने अहमदाबाद को इन्वेड करा और चांद बीबी सुल्तान जो मारा गया था, जो सुल्तान, उसकी बहन, दे वर डिफीटेड। आफ्टर हेवी लॉसेस ऑन बोथ साइड्स अ ट्रीटी वाज वर्कड आउट एंड चांद बीबी सीडेड बेरार टू द मुगल्स। बेरार रीजन दे दिया गया था मुगल्स को। ये याद रखना चाहिए, डेक्कन की पॉलिसी चल रही है अभी। आफ्टर सम टाइम चांद बीबी अटैक्ड बेरार टू टेक इट बैक विद द सपोर्ट ऑफ आदिल शाही एंड कुतुब शाही। याद है आदिल शाही कुतुब शाही डायनेस्टी? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको। मुगल सफर्ड हैवी लॉसेस बट अपनी पोजीशन को वो दक्षिण भारत में रिटेन कर सके। उसके बाद ये जो प्रिंस थे, प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाने खानन, इनके बीच में लड़ाइयां हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुगल पोजीशन जो है वो वीक होने लगी दक्षिण भारत में। अकबर देयरफॉर रिकॉर्ड खाने खानन एंड डिप्यूटेड अबुल फैजल टू डेक्कन। प्रिंस मुराद की डेथ के बाद 1598 में प्रिंस दानियाल एंड खाने खानन देवर सेंट टू डेक्कन और अहमदाबाद को दोबारा से कैप्चर करा गया, क्योंकि अहमदाबाद हाथों से निकल गया था दोबारा से जब इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद मुगल्स ऑल्सो कॉन्कर्ड असीरगढ़ एंड एडजॉइनिंग रीजन्स ब्रिंगिंग देम इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठास। 1605 में अकबर जो है ही डाइड ऑफ डाइसेंट्री एंड वाज बरीड एट सिकंदरा। अकबर वॉज नॉट लाइक फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाय शेख अहमद सिरिंदी, जो कि उस टाइम का सूफी लीडर था। अकबर के कंटेक्स्ट में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर बड़ी सारी इंडिजिनियस आर्ट स्टाइल्स, मतलब हमारे खुद के इंडिया से उभरते हुए जो इंडिजिनियस आर्ट स्टाइल्स हैं, ये इंकरेज करे गए, लीडिंग टू द कॉमन यूज ऑफ सैंडस्टोन, use of arches mainly in decorative form and decoration that comprise mainly of boldly carved and inlaid patterns complemented by brightly colored patterns on the interiors। इसने आगरा फोर्ट बनवाया रेड सैंडस्टोन की मदद से और इसने कुछ लाहौर के किले और इलाहाबाद के किले भी बनवाए। आगरे का किला, आगरा फोर्ट, जस्ट लाइक दिल्ली का लाल किला। उसके बाद इसने फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री बिल्ड करी थी आगरा के पास, और इसने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था यहां पर?
कहां विजय की प्राप्ति हुई थी इसे? गुजरात एक्सपीडिशन में, याद है? एंड अ पैलेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन इट many buildings in Gujarati and Bengali styles are found in this complex. Most magnificent building in it is the Jama Masjid and the gateway to it called as Buland Darwaza. बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद तक जाने के लिए ये यहां पर, ओके। कौन गया ये? हाँ, जामा मस्जिद, ये देखो। The height of which is 176 feet. It was built in 1572 CE ताकि अकबर ने जो विजय प्राप्त करी थी गुजरात के ऊपर उसका सेलिब्रेशन करा जा सके। अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स एट फतेहपुर सिकरी आर जोधाबाई's पैलेस, पंचमहल with 5 stories built in the plan of a Buddhist विहार, and दीवाने खास, दीवाने आम एंड शेख चलीम चिश्ती का मकबरा। ये है जोधाबाई's पैलेस, फतेहपुर सिकरी। ये है पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग, 1 2 3 4 5। और ये बुद्धिस्ट स्टाइल में देखो ये बिल्ड करी गई है, यहां पर देखो ध्यान से, है ना? मतलब काइंड ऑफ जैसे बुद्धिस्ट विहार होते हैं, यहां पर लिखा भी हुआ है देखो, इन द स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट विहार। उसके बाद दीवाने खास, दीवाने आम। यहां पर ये बैठ के अपने नवरत्नों के साथ या फिर टॉप के नोबल्स के साथ ये मीटिंग करता था अकबर। और अगर बात करें दीवाने आम, जो नॉर्मल जनता थी वो इससे मिलने आती थी अकबर से। यहाँ पर आगरा में जब इसने अपनी कैपिटल बना रखा था तो फतेहपुर सिकरी में यहाँ पर ये दीवाने आम, ठीक है, यहाँ जनता अपनी दरख्वास्त जो है वो लेकर आती थी अकबर के सामने। और शेख चलीम चिश्ती की उनका मकबरा। ये है इनका मकबरा। अकबर जो था वो ये जो सूफी सेंट्स होते थे इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। भले ही वो अकबर को कुछ भी ना समझे, लेकिन अकबर जो था बड़ी इज्जत करता था उनकी, उन सूफी सेंट्स की। जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर वो इज्जत नहीं करता होता अकबर, तो फिर ये मकबरा क्यों बनवाता अकबर? फिर इनके लिए मकबरा क्यों बनवाता शेख सलीम चिश्ती के लिए? तो सूफी संतों की तो बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। और वो वहाँ पर ना दरख्वास्त करने भी जाता था, दुआएं करने भी जाता था, और उसकी दुआएं कबूली भी जाती थी। ऐसी एक बार की बात है जब ये सोच रहा था कि कैसे करके ये शहंशाह हिंदुस्तान बने और अपना ख्वाब मुकम्मल करे, जो सपना इसके पिताजी हुमायूं पूरा ना कर सके वो ये पूरा कर रहे। तो ये जो अजमेर में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर के अंदर, ये वहां पर जाकर, ये जो पीछे व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये यहां पर जाकर अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये दुआ फरमाएगा, दुआ सलाम करेगा यहां पर जाकर, और दरख्वास्त उनसे करेगा कि मुझे रास्ता बताओ। और वैसे ही पीछे से जो इसका बहनोई था शरीफुद्दीन, वो आएगा और बताएगा कि हम लोग जो है, और उसके जो वजीर है वो उसको बताएंगे कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को एक मीटिंग करनी चाहिए अंबेर के राजा भीरमल के साथ, और उनकी बेटी आपसे निकाह करना चाहती है। तो इसको लगता है कि ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस है, ये एक जो हमारा मैन एंड मटीरियल या जो फाइनेंस है, बहुत ज़्यादा जो खर्च होता है राजपूतों के साथ युद्ध लड़ने के लिए, वो उसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। और जब मैं राजपूतों को अपनी साइड ले लूंगा तो बस हिंदुस्तान के अंदर मुझे फिर उसके बाद कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे टॉप की ब्रेवेस्ट फोर्सेस जो होंगे वो मेरे आर्मी के कमांडर्स होंगे वो, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है अपनी दुआ में,
आइडियोलॉजी समझ में आई सूफी संतों के रिगार्डिंग? क्यों नहीं मानेगा वो उनकी बात? क्यों नहीं उनकी तरफ ओरिएंट होगा? बिल्कुल होगा। मैं एक हिंदू हूं, मुझे कोई बोले कि दिबांग तुम इस दरगाह जाने लगो, इधर मत्था टेकने लगो, पीर बाबा की इस दरगाह जाओ, और मेरे सारे के सारे एग्जाम्स की स्टेजेस निकलती चली जाए, मैं उसकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड कैसे रख सकता हूं? समझ रहे हो? उसके बाद इसने अपना खुद का मकबरा भी बनाया सिकंदर में, आगरा में, और वहीं इसको दफन करा जाता है, विच वॉज कंप्लीटेड बाय हिज बेटा जहांगीर, प्रिंस सलीम। तो सिकंदर का मैं आपको मकबरा दिखाता हूं आगरा में। ये देखो, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, ग्रैंडियर स्ट्रक्चर है। और जो जो हम बात कर रहे थे ना, यहां पर देखो आर्च वाला पॉइंट कहां गया? हाँ, ड्यूरिंग द reign of Akbar, many indigenous art styles were encouraged, leading to the common use of sandstone, the use of arches, mainly in decorative form, and the decoration that comprises mainly of boldly carved and inlaid patterns, complemented by brightly colored patterns on the interior. इस लाइन का मतलब क्या है, इसको देख लो थोड़ा सा कोई। हाँ, ये देखो, है कलरफुल पैटर्न, आर्क बॉट अंदर से भी है, देखो पैटर्न बने हुए अंदर की तरफ भी बने, ये करवाया इसने। और ये क्या है? सिकंदर का मकबरा, जहां पर अकबर ने यह हुक्म दिया था कि हमारे मरने के बाद हमें यहीं पर दफन करा जाए, और ये है उसका मकबरा, ये यहां दफन करा गया अकबर को। He built the temple of गोविंद देव एट वृंदावन, किसके प्यार में? देख रहे हो शायनी, प्यार इंसान को कहां से कहां ले जाता है। औरंगजेब होता तो क्या ही करता जोधा के साथ, गोविंद देव मंदिर, ठीक है। उसके बाद ही बिल्ट द जहांगीरगिरी महल एंड इन आगरा फोर्ट अकॉर्डिंग टू हिंदू डिजाइन बेस्ड ऑन मान मंदिर। अब ये किसके प्यार में? अपने बेटे के प्यार में। आपने एक कहानी सुनी है, जानते हैं चीज, कि अकबर चिढ़ता था जहांगीर की गर्लफ्रेंड से, अनारकली। जहांगीरगिरी महल, ओके, आगरा में। बेस्ड ऑन हिंदू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू हिंदू डिजाइन बेस्ड ऑन मान मंदिर। अकबर को भी पसंद ही, ये नहीं पता यार मुझे यार, ये मतलब ये आप क्लेम कर रहे हो कि पूछ रहे हो मुझसे? अच्छा, नहीं, अच्छा तो वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से प्यार करता था? वो ये पूछ रही है कि अकबर को भी प्यार था क्या अनारकली से? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पर वो कम उम्र की थी ना, बात ये थी ना, है ना, कम उम्र की थी। हाँ, दोनों बाप बेटे प्यार करते थे शाइनी, अनफॉर्चुनेटली। वो कह रहा है वो मेरी है, वो कह रहा है वो मेरी है, वो कह रहा है पापा आपके पास है तो जोधा, जोधा मम्मी। तो हाँ, ये जो ग्वालियर का किला है, ये है मान मंदिर आपका। और ये जो किला है, ये आपने, जस्ट अ मिनट,
मान मंदिर आपने यहाँ देखा होगा, ये लुका छुपी जो मूवी है उसके गाने में, दुनिया, ये है मान मंदिर, ग्वालियर का किला है ये, ठीक है। ये इंटीरियर इसका, ये बाहर से, ओके। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, पंचमहल फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला, ठीक है। उसके बाद है कुछ रहता नहीं के ऊपर, ठीक है, नीचे आते हैं। अकबर जो है, he commissioned the illustrations of several literary and religious texts. Illustrations of Persian versions of Mahabharat and Ramayana, they were produced in the miniature form. और महाभारत को अकबर ने जो प्रोड्यूस करवाया उसको क्या कहा गया? अब तो बता दो, कितने बार बता चुका हूं यार। वेरी गुड, रज़मनामा। रज़मनामा यहां पर देखो, इट इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक महाभारत कमीशन बाय मुगल एम्परर अकबर। 1574 में अकबर स्टार्टेड अ मकताब खाना और हाउस ऑफ ट्रांसलेशन इन इस न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। श्रेय इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, ऑथर कौन है इसका? फैजी। पहले व्यास ने लिखी थी, ऑब्वियस सी बात है, और बाद में ट्रांसलेट करी फैजी ने। क्लासिकल पर्शियन में करी गई, ओरिजिनली किस में? संस्कृत में, और इट वाज कमीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर अकबर। ठीक है, और आपको पता ना पिक्चर्स वगैरह बहुत, मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत कमाल की बनी हुई है, और हर एक जगह पर एक एक्सप्लेनेशन के लिए एक टेक्स्ट जोड़ा गया पर्शियन में, ऐसा। ठीक है, पूरी कहानी महाभारत की डिटेल में अकबर ने यहाँ पर फोटोज के माध्यम से बनवाई थी। ठीक है, लिखवाई थी। मिनिएचर फॉर्म के अंदर ये प्रोड्यूस करा गया। मेनी अदर इंडियन फेबल्स बिकेम द मिनिएचर पेंटिंग्स इन द आर्ट स्टूडियो एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर। और आर्ट स्टूडियो मतलब बेसिकली ये एक कमरा था जिसमें ये प्रिंटिंग करवाता था, बुक्स की कंपाइलेशन करवाता था। अभी जैसे आपने मकताब खाना देखा, वहां पर ट्रांसलेशन होती थी। ये सारे के सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पूनम दलाल दहिया में तो डिटेल में नहीं है, ये है थोड़ा बहुत, लेकिन इतने डिटेल में नहीं है। थीम 2 की बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है। अगर आप वहां से जो अकबर वाले चैप्टर से जो 2 हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा पूरे यूपीएससी के कोर्स में। इस चैप्टर के ऊपर तो मैं बेट खेल सकता हूँ 100% के इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। और फिर अगर पूछा गया तो बेट इस बात की भी है, फिर आपसे बढ़िया कोई जानता नहीं होगा तो उसको छोड़ दो। तो हिस्टोरिकल वर्क्स सच एज द अकबरनामा also remained the main themes of Mughal paintings. One of the most important works, Hamznama, which consisted of 1200 paintings, belong to his period. याद रखना, रज़मनामा महाभारत को कहा जाता है। ये कंपाइलेशन है 1200 पेंटिंग्स की। बुक का नाम क्या है? हमजनामा। ओके, ही ऑर्गेनाइज पेंटिंग इन इंपीरियल कारखानास। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग रूम्स बनवाता था, चेंबर्स बनवाता था, बिल्डिंग बनवाता था। एंड इंट्रोड्यूस यूरोपियन स्टाइल टू। यूरोपियन स्टाइल पता है क्यों? ये इससे फैमिलियर कैसे है? क्योंकि अगर आप इसका टेन्योर यहां तक देख लो, भारत के अंदर आपको कहां गया इसका टेन्योर? ये एक मिनट रुकना। हाँ, ये 1605 में जब इसकी मौत होती है अकबर की, इस टाइम पर आप देख रहे हो, अगर इसके कंटेम्पररी की आप बात करो तो पोर्चुगीज तो यहां पर काफी टाइम पहले आ चुके हैं, राइट? और भी यूरोपियन पावर्स यहां पर आ चुके हैं। और बात करो 1600 की, लक्ष्मीकांत की पहली लाइन क्या पहले चैप्टर की? इन 1600 हु इशूड अ फरमान, हु इशूड अ चार्टर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? कौन? क्वीन एलिजाबेथ 1। तो देखो पहले ये वाली लाइन पढ़ लो। इंटरेस्टिंगली, some of the contemporaries of Akbar from 1556 to 1605 were
एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर, हेनरी फोर ऑफ फ्रांस, फर्स्ट रूलर ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी, ये हेनरी फोर की बात हो रही है, एंड अब्बास द ग्रेट ऑफ पर्शिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द सफाविड डायनेस्टी। याद है पर्शियंस के साथ तो इनकी काफी ज्यादा जान पहचान थी। हुमायूं, इसके पिताजी ने वहीं शरण ली थी ईरान के रूलर्स में, उनके खानदान में, और उन्होंने ही फिर कांदाहार और काबुल रिकवर करके दिया था हुमायूं को, उन्हीं की मदद से। याद है जब सो डायनेस्टी वीक होने लगी थी। तो ही ऑर्गेनाइज पेंटिंग्स इन इंपीरियल कारखाना एंड इंट्रोड्यूस यूरोपियन स्टाइल, इंडियन कलर्स सच एज पीकॉक ब्लू, इंडियन रेड, दे बिगेन टू बी यूज्ड। He invited a large number of painters from different parts of the country अपने कोर्ट में. Both Hindus and Muslims joined in his work. मीर सैयद अली, अब्दुल समाद, फारूक बेग, बुसराव कुली, मिस्कीना, जमशेद बसावन and दसवंत. He painted रज़मनामा, द पर्शियन महाभारत. अब रज़मनामा कहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप गूगल पे देख लो तो इसकी स्पेलिंग ये भी होती है, ये देखो RAZM NAMA, रज़मनामा. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना. यहाँ पर रज़मनामा लिखा हुआ है, आप इसमें से आई हटा सकते हो अगर चाहो तो. उसके बाद रज़मनामा क्या था, पर्शियन महाभारत. और किसने इसको वो करा था, ऑथर वॉज इसको आप सब ऐड कर लेना अपने नोट्स में. ठीक है, Persian language became widespread in the Mughal Empire by the time of Akbar's reign. Apart from Abul Fazl, his brother, Abul Fazl का भाई Abul Faizi, Abdul Qadir Badauni, who wrote Kitab ul Tawarik, and Khwaja Nizamuddin Ahmad Harami, ठीक है, who wrote तबाकत आए अकबरी तारिक अल्फी. अब बुक का नाम है, इस वजह से भी शायद से हरामी है ये. ठीक है, तबाकत आए अकबरी तारिक अल्फी एंड मुंतखाब उल अकबरी, उतबी एंड नजीरी, दे वर लीडिंग पर्शियन पोएट्स, दे वर प्रेजेंटेड अकबर्स कोर्ट. ये बंदे आपको याद रखने हैं, ये बंदे आपको वर्ड टू वर्ड, लफ्ज ब लफ्ज याद रखने हैं. ठीक है, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर हिंदी पोएट जो थे, दे वर अटैच्ड टू द मुगल कोर्ट. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोएट वॉज तुलसीदास, हु रोट द हिंदी वर्जन ऑफ रामायण, जिसको क्या कहा जाता है, और यही फेमस है नॉर्थ इंडिया में आज के समय में भी, रामचरितमानस. आप सबके घर में होती है, हम सबके घर में होती है कि नहीं होती ये वाली बुक, रेड कलर की मोटी सी, गीता प्रेस की पब्लिकेशन. तो 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पूरा मतलब अगर हम क्रोनोलॉजी देखें अकबर की, 1560 एक्सपीडिशन अगेंस्ट ग्वालियर, 61, एक सेकेंड रुकना मार्क करते चलते हैं, 61 एक्सपीडिशन अगेंस्ट मालवा, 63 ही अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स, 64 अबॉलिश जिजिया एंड एक्सपीडिशन लेड टुवर्ड्स गोंडवाना, 68 एक्सपीडिशन अगेंस्ट चित्तौड़, 69 में रणथंबोर के अगेंस्ट. उसके बाद 70 में मारवाड़ बीकानेर जैसलमेर, 71 में शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी, 72 में एक्सपीडिशन अगेंस्ट गुजरात, कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, गुजरात के अंदर अपनी विजय को प्राप्त करने का सिंबल एक चेन, ये बुलंद दरवाजा. 74 में एक्सपीडिशन अगेंस्ट बिहार एंड बंगाल, 76 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 79 में इशूड फरमान ऑफ इनफॉयबिलिटी, रेड द खुतबा कंपोज्ड बाय फल्जी इन इट्स ओन नेम, मतलब कोई भी जो फरमान जारी होगा अब वो मेरे नाम पर होगा. 1581 में एक्सपीडिशन अगेंस्ट काबुल, 1583 में
imposed ban on killing animals on certain days. 1585, Ralph Fitch was the first Englishman to visit Akbar's court. Very important fact, very very important fact. ठीक है, ये इंग्लैंड से आया था पर्सन. अकबर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू लाहौर इस टाइम पर 1586. अब देख रहे हो ऊपर ये सारी स्टोरियां नहीं थी अभी अकबर के बारे में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बॉक्स. मैं चाहता तो आपको बोल देता कि ये ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी कर लो, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो टेबल है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. 2 मिनट रुक जाओ, खत्म करने दो उसको. उसके बाद 1591 एक्सपीडिशन अगेंस्ट सिंध, 1592 एक्सपीडिशन अगेंस्ट ओडिशा, 1595 एक्सपीडिशन अगेंस्ट कांधार, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कांधार. 1593 to 1601 expedition against Deccan, Ahmedabad and Khandesh. 1601 last campaign of Akbar was against Asirgarh. ये देखो इंपॉर्टेंट. सलीम रिबेल्ड इन अलाहाबाद, बेटा बगावत कर रहा है. 1605 डेथ ऑफ अकबर. मैंने आपको ये तो बताया नहीं, ये अकबर की जो मौत होती है क्या होता है, डायसेंट्री. हाँ, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, है ना. इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इन सीवियर डायरिया विद द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द फीसेस. इतने ज्यादा लूज मोशंस होते हैं कि आपके रुकते नहीं है, और उसमें से खून भी कभी कभार निकलता है और आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, और उसी के चलते आप जो है अल्लाह को प्यारे हो जाते हो. ठीक है, देखो आप लोगों ने मेरे साथ दिल्ली सल्तनत पढ़ा, आपने अशोक के बारे में पढ़ा, आपने विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ पढ़ा आपने. कभी भी आपने एक सिंगल रूलर के सारे जो वॉर्ड्स हैं, उसकी जो पूरी जीवन काल है, उसके बारे में इतना डिटेल टेबल नहीं देखा होगा. बादशाह और सुल्तान तो और भी मान रहे हैं, है ना, लेकिन इतना टेबल नहीं देखा होगा. यहां पर राइटर जो पूनमलाल दहिया है वो ये जानती है कि देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है ना कभी कभार, तो वो इवेंट्स बता देता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ था. और ये खेल यूपीएससी खेलने लगा है 2018 से, और उससे पहले वो खेलता था 2013, 14, 15 में उसने खेल रखा है. फिर थोड़ा सा गैप लिया, 18 से दोबारा चालू हो गया था यूपीएससी वाला खेल खेलना कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, रूलर्स को क्रोनोलॉजी में लगाओ. अब वो एक पर्टिकुलर रूलर को पकड़ लेता है कि उसके इवेंट्स को जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ. तो यहां पर ये चीज आपके लिए हैंडी हो सकती है काफी ज्यादा. क्यों? अगर आप पूरी कहानी सुनते हुए भी आ रहे हो, फिर भी बीच में ये वाली बातें तो होंगी नहीं ना इसमें, जैसे रैल्फ फिच के बारे में बातें नहीं होंगी. उसके बाद इसने खुतबा रीड करा था कंपोज बाय फल्जी इन इट्स ओन नेम 1579 में, ये बातें नहीं होंगी. ठीक है, उसके बाद पिलग्रिमेज टैक्स को अलग से अबॉलिश करा गया, अगले साल जिजिया का अबॉलिश करा गया. ठीक है, हो सकता है आप जो एलिमेंट आएगी आप वो करके मिस कर दो. 1601 में लास्ट कैंपिंग वाली बात असीरगढ़ में, फ्लो में आप हो सकता है रीड ही ना करो यहाँ पर. असीरगढ़ का जो कैंपेन था उसका आखिरी कैंपेन था. ठीक है, इसलिए ये हैंडी है, आप पूरा ये पढ़ लो. उसके बाद इसको अच्छे से क्रोनोलॉजिकली आपको याद करना पड़ेगा ये. ठीक है, ईयर के साथ साथ मैं ऐसा किसी और के बारे में नहीं बोलता कि आपको ईयर बाय ईयर याद करने, लेकिन ये है क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं और भी ज्यादा. और ये कंटेम्परेरी किसका था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, शेक्सपियर का. ठीक है, शेक्सपियर कौन था? इंग्लिश के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ था? ऑथर था, प्लेस भी लिखता था, है ना. उसके बाद हेनरी 4 ऑफ फ्रांस, फर्स्ट रूलर ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी जो था हेनरी 4, एंड अब्बास द ग्रेट ऑफ पर्शिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ सफाविड डायनेस्टी. शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है, अगर आपने नाम सुना हो कभी या पढ़ा हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. अब अकबर के टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें थोड़ा सा इसका और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को देखना है, लेकिन इसकी जो भी हिस्ट्री थी, जो भी इसकी क्रोनोलॉजी थी, वो हमने खत्म कर लिया. थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट आपने इसका कल्चर के टर्म्स में यहाँ पर देख लिया, इसका किताब खाना, इसके कौन कौन पोइट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, महाभारत को ट्रांसलेट करवाया गया पर्शिया के अंदर अज़मनामा के तौर पर.
कुछ और बातें जानेंगे, क्योंकि अभी इसकी नवरत्न वगैरह की कहानी बाकी रह गई है, जो कि पूरा मसाला दहिया बुक में काफ़ी अच्छे से गिवन है। लेकिन इस डिस्कशन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।